हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस नहीं करना चाहते तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एनेस्थेसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में। डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक का कंप्लीट करियर रोड मैप इसमें हम लोग समझने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द NCAHP यानी नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, पैरामेडिकल में एक कमीशन बनाया गया है जिसे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन के नाम से दिया गया, जिसको NCAHP बोला जाता है। अब इसे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन बोला जाता है, पैरामेडिकल को खत्म कर दिया गया है। तो उन्होंने जनवरी 2026 में एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझने वाले हैं कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी जो होता है उन सब पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। जो इसका कमीशन का जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। नंबर 1, रोल ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। नंबर 2, डिप्लोमा। नंबर 3, अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि नंबर 2 में जो डिप्लोमा है 2 से 2.5 साल का होता है। एंड 3 नंबर में अंडर ग्रेजुएशन यानी कि जो बैचलर डिग्री कोर्स ये होता है, तो इस पे भी बात करेंगे। 4 नंबर में पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको MSc बोलते हैं या PG बोलते हैं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 5 में जो आपको देखने को मिलेगा वो PhD है। PhD पे भी हम लोग बात करेंगे, PhD तक आप किस तरह से पहुंचेंगे। डिप्लोमा आपके लिए अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी होगा या अंडर ग्रेजुएशन गुड अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो इसके लिए हम बतलाने वाले हैं कि आपका करियर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, किस रास्ते से आपको, किस रोड से चलना है, वो आपको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एंड 6 में देखेंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो कॉलेजेस होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एंड 7 में देखेंगे कि आपको किस तरह से एडमिशन मिलता है, इंट्रांस एग्जाम किस तरह से लिया जाता है, कौन सा इंट्रांस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। एंड 8 में हम लोग देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर, यानी कि डिप्लोमा करने के बाद आपको कितना सैलरी मिल सकता है, अंडर ग्रेजुएशन के बाद कितना सैलरी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कितना सैलरी मिलने वाला है, एंड PhD के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा, एंड गवर्नमेंट कितना सैलरी देती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वह कितना सैलरी देती है, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 9 में देखेंगे करियर ग्रोथ इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि इंडिया में क्या इसका करियर अपॉर्चुनिटी है एंड इंडिया से बाहर आपको किस तरह से मिलेगा, ये इस पे भी बात करेंगे। एंड 10 में देखेंगे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी गवर्नमेंट क्या इसका रिक्वायरमेंट्स निकालती है या निकालती है, इन सब पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नंबर 1 हम लोग पहले ये जान लेते हैं रोल ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर में के दौरान क्या क्या आपका रोल होने वाला है उसको पहले आप इसमें जान लीजिए। जैसे एनेस्थेसिया से आप लोग समझ रहे होंगे, जब भी कोई भी ऑपरेशन होगा तो उससे पहले क्या करते हैं, एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया क्या करता है कि पेन को रिलीफ करता है, पेशेंट को बिल्कुल पेन फील भी नहीं होता है, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एनेस्थेसिया, वह इसका डिपार्टमेंट है। तो उसी के साथ क्या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, तो उसके थ्रू इसको भी हम लोग समझते हैं। तो ये अलग आपका टॉपिक हो जाता है, तो ये दोनों आप अंदर में ही दोनों का काम होता है, वही इन्वायरमेंट में होता है, तो इसीलिए इस दोनों को कंबाइन करके कोर्स को बनाया जाता है। तो उसी पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। जिस तरह से आपका काम क्या होगा तो वह आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिपेयरिंग करा जाता है, यानी कि आपको पेशेंट को प्रिपेयर करा जाता है, एंड ऑपरेशन थिएटर को आपको प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर से पहले आपको ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर किया जाता है। उसमें जितने भी मशीन लगा हुआ रहता है, जितने भी इक्विपमेंट्स होता है, डिवाइस लगा हुआ रहता है, इक्विपमेंट्स के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स जो लगी हुई रहती है, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड आप फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है तो उसको असिस्ट करवाना है आपको ड्यूरिंग एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेंटिलेटरी केयर एंड पेशेंट्स के थ्रू,
यानी कि जब पेशेंट को सीडेट करना होता है, ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो उस टाइम में आपको उसका हेल्प करना है और असिस्ट करना है। एंड हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशंस इन ओटी, अगर ओटी में इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो उस टाइम में आपको हैंडलिंग करना है, चाहे आईसीयू में हो या ट्रॉमा सेंटर्स हो, इन सब में आपका ड्यूटी लग सकता है। एंड पेशेंट्स का मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें भी आपका रोल होता है कि पेशेंट का जो मॉनिटरिंग होता है वह भी आप ही करेंगे। परफॉर्मिंग प्रॉपर बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि सीपीआर के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट्स जो होता है वह एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट्स होता है, टेक्निक्स वगैरह होता है, तो वह सारा टेक्निक्स आप लोग को ट्रेनिंग करवाया जाएगा, उसके बारे में आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जो कॉलेज होगी वो आपको करवाएगी। एंड प्रिपेयरिंग फॉर सर्जिकल इक्विपमेंट्स लाइक लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होता है, इलेक्ट्रोकॉर्टरी मशीन्स वगैरह होता है, जिससे क्या कहते हैं इंसिजन लगाया जाता है, मैक्रोस्कोप्स होता है, एंड अदर एडवांस सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो होता है, इन सब को आपको हैंडल करना है। यानी कि पेशेंट का सर्जरी से पहले भी आपका काम है कि आप क्या करेंगे, तो ऑपरेशन थिएटर को रेडी करना है। एंड इंट्रा ऑपरेटिव, जब ऑपरेशन चलेगा उस टाइम में भी आपका काम है, आप एनेस्थेसिया साइड भी काम कर सकते हैं, जब पेशेंट को सीडेट किया जाता है, बेहोश किया जाता है, उस टाइम में भी आपका वर्क रहता है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑप में भी आपका काम रहता है, तो इस सारे काम को आपको करना होता है। यानी कि आप हमेशा ऑपरेशन थिएटर एक एरिया में भी आप लगे हुए रहते हैं, तो अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो आप इस तरह का कोर्स इसको कर सकते हैं। इसका अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है, इसका करियर, इसमें आपको करियर बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, रोल क्या है आपका, क्या आप काम करेंगे, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब 2 नंबर में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिप्लोमा जान लेते हैं, फिर अंडर ग्रेजुएशन के बारे में आपको बतलाएंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम लोग एमएससी बोलते हैं उसके बारे में भी बतलाएंगे। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 से 2.5 वर्ष लगता है। इसमें 2 साल आपको कॉलेज में देना होगा और 6 मंथ का इंटर्नशिप करना होता है। तो डिप्लोमा कोर्स में ये होता है डिप्लोमा ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको DAOTT बोला जाता है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी के अकॉर्डिंग बतलाते हैं, यानी कि जनवरी 2026 के बाद जो एलाइड हेल्थ साइंस अब हो गया है, पैरामेडिकल से नाम चेंज होकर के एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज हो गया है। तो ये अब आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो होता है, उसके थ्रू अब ये अप्रूवल हो चुका है। जो कि डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो डिप्लोमा 2 से 2.5 साल का होता है। 2 साल आपको कॉलेज में लगता है और 6 मंथ आपको इंटर्नशिप करना होता है, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। सेमेस्टर वाइज रहता है, तो आपको 4 सेमेस्टर में डिप्लोमा होगा। एंड इसका बेसिक जो एलिजिबिलिटी होता है वो आप देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी, यानी +2 जो हम लोग पास करते हैं वह बहुत जरूरी होता है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, यानी अगर बायो और मैथ्स आपका है तो भी आप कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि सिर्फ पीसीबी होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जब से कमीशन बना है उसमें मैथ्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। अगर आप मैथ्स से भी है तो आप इसमें इन्वॉल्व इनरोलमेंट आप ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। +2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स होना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये आपको डिप्लोमा क्लियर हो गया होगा। अगर रिकमेंड हम करेंगे कि डिप्लोमा से अच्छा है कि आपको 4.5 साल जो लगता है बैचलर डिग्री में, वो आप अगर लेते हैं तो वो अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी के लिए रहता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं अंडर ग्रेजुएशन को। तीसरा नंबर में हम लोग समझेंगे अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि इस डिग्री का काम नाम है अंडर ग्रेजुएशन। ये 4 साल का होता है, कोई कॉलेज 4.5 साल करवाती है, तो 4 साल का ये होता है कोर्स। अब से 4 साल का कोर्स होगा, 3 साल आपको कॉलेज में देना होगा और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, जिसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। 1 साल आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना होता है और 3 साल आपको कॉलेज में थ्योरी पढ़ना होता है। देखिए इसमें इसका नाम क्या होता है, अब इसका कोर्स का नाम क्या हो गया, बैचलर ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। जब अंडर ग्रेजुएशन आप करेंगे तो आप उसमें बैचलर लग जाता है। अगर आप वही डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वहां पर हो जाता है।
था, BAOTT होता था, लेकिन बैचलर जब कीजिएगा तो BAOTT हो जाता है। यहाँ पर बैचलर डिग्री हो गया, ये भी सेमेस्टर वाइज होगा, 8 सेमेस्टर होता है। इसमें भी आपको +2 यानी कि 12th जो पास होगा, सीनियर सेकेंडरी जो पास होता है वह उसमें आपको पास करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आप पास आउट हो। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सीनियर सेकेंडरी, यानी कि जो +2 के अकॉर्डिंग भी क्या करता है कि जो प्राइवेट अगर कॉलेज होती है तो वह वहां से भी एडमिशन ले लेती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो कॉलेजेज है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। वह अपना इंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद आपको एडमिशन वहां पर देता है। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सीनियर सेकेंडरी यानी +2 के अकॉर्डिंग भी मिलता है, और उसके बाद इंट्रेंस के एग्जाम के देने के बाद लेटरल एंट्री टू द कैंडिडेट इन सेकेंड ईयर थर्ड, यानी और एक चीज इसमें होता है कि अगर आप इस कर रहे हैं, अगर आप क्या करते हैं सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर अगर पास कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का डिग्री यानी कि रिकॉग्नाइज जो भी यूनिवर्सिटी होता है वो आपको इतना वैल्यू मान सकता है कि आप एक डिप्लोमा पास आउट हैं। अगर उसमें भी आपको ड्रॉप करना होता है तो इसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये होता है, तो आपको डिप्लोमा का डिग्री वो प्रोवाइड करवाएगी। आई होप ये अब तक आपको क्लियर होगा। अंडर ग्रेजुएशन आप किस तरह से कर सकते हैं, एंड इसके बाद हम लोग समझेंगे MSc यानी कि मास्टर्स जो होता है, मास्टर्स के बारे में भी समझते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं यानी कि PG बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं मास्टर्स ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसका नाम होता है MAOTT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो होता है MSc, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में MSc बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये 2 साल का कोर्स होता है। जब आप बैचलर करेंगे, बैचलर के बाद ही इस तरह का आपका MSc कर सकते हैं। ये सेमेस्टर वाइज होता है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड BAOTT यानी बैचलर ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, आपको पास आउट होना है, उसके बाद ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगी। मिनिमम 3 ईयर ऑन रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी होता है उससे आपको पास आउट होना होता है। इसमें 3 ईयर का ये होता है। 1 साल का इंटर्नशिप होता है, वह भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रांस एग्जाम बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है वह अपना इंट्रांस एग्जाम निकालती है और उसी के थ्रू आपको उसमें एडमिशन मिलता है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन इंट्रांस क्राइटेरिया जो होता है रिक्वायर्स टू द कंपल्सरी रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी इससे आपको रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी होता है। जो हम बताए थे NCAHP जो है कमीशन बना है, इससे आपको एफिलिएटेड रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपको इस तरह का आपको कोर्स को मान्यता मिल पाएगा, यानी इस तरह का कोर्स आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम आपको समझाते हैं कि इसके बाद आप PhD किस तरह से कर सकते हैं। 5वां नंबर में हम लोग समझेंगे PhD जो होता है, इस पे जानेंगे। एज पर UGC नॉर्म्स यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है उसका जो नोटिफिकेशन आता है उसी के अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कौन सा यूनिवर्सिटी आपको किस तरह से। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि यूनिवर्सिटी क्या होता है कि आपको मॉक इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर्स ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर्स विथ 55% मार्क्स से आप पास आउट अगर रहते हैं तो आपको एडमिशन हो सकता है। एडमिशन ऑन द बेसिक्स ऑफ इंट्रेंस एग्जाम बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू आपको PhD में इसका दाखिला मिल सकता है। अब तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, 2 साल में आप 2 से 2.5 साल में अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन 4 साल का अगर करना चाहते हैं तो बैचलर के बाद आप मास्टर्स करेंगे, डिप्लोमा के बाद आप PhD की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बैचलर करना पड़ेगा। तो बैचलर ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि आप पहले बैचलर ही करें, डिप्लोमा अवॉइड करके बैचलर की तरफ बढ़े। बैचलर के बाद आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, PG बोलते हैं। उसके बाद आपको PhD की तरफ बढ़ते हैं, जिसको डॉक्टरेट आपको यानी कि आपके नाम का प्री में डॉक्टर लग सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आपको बैचलर करना है।
आगे हम लोग 6 में समझेंगे। 6 में हम लोग समझेंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, यानी कि गवर्नमेंट का क्या क्या कॉलेजेज है और प्राइवेट क्या कॉलेज है, उन सब के बारे में समझेंगे हम लोग। गवर्नमेंट का जैसे कॉलेज है, एम्स हो गया, PGIMER हो गया, JIPMER हो गया, NIMHANS जो है, जैसे कि एम्स हो गया, एम्स का है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे न्यू दिल्ली में है, पटना में है, ऋषिकेश में है, कल्याणगंज में है। तो इस तरह का जो भी है एम्स, तो ये अपना रिक्वायरमेंट निकालती है और उसका जो कॉलेजेस है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरह से होता है, एम्स अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालती है और उसी के थ्रू आपको वहां पे एडमिशन मिल पाता है। एंड ये उसके बाद क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGIMER, जो कि चंडीगढ़ में है। इसमें भी इसी तरह होता है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पौंडीचेरी में है, जिसको हम लोग JIPMER बोलते हैं। एंड एक और है NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो बेंगलोर में है, ये भी करवाती है, जो गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट का बहुत सा कॉलेज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे कि कितना उसका कॉलेज है, कौन सा कॉलेज में किस तरह से एडमिशन लिया जाता है, उस सारा प्रोसेस को बतलाएंगे। एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारा है, जिस तरह से GNSU है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम में है, जैसे सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में है। इस तरह का प्राइवेट भी कॉलेजेस है, इसको भी हम लोग अच्छे से कॉलेज के बारे में, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का एक अलग से सेपरेट आपको वीडियोज बना करके बतलाने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग 7 में समझने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जैसे एम्स पैरामेडिकल का जो एग्जाम करवाती थी, तो अब उसका एलाइड हेल्थ साइंस से आपको एग्जाम देखने को मिलेगा एम्स में। उसका CUET के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद KCET एक होता है, डायरेक्ट मेरिट के थ्रू भी हो जाता है, 12th का डायरेक्ट मेरिट पे भी हो जाता है। जैसे एम्स न्यू दिल्ली करवाती है, JIPMR करवाती है, KGMU करवाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वगैरह इस तरह से एंट्रेंस करवा करके एडमिशन उसके थ्रू दे पाती है। और अगर ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद 8 में हम लोग समझेंगे कि ये कोर्स करने के बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको सैलरी यानी कि इंडिया में कितना मिलने वाला है, तो 15,000 से लेकर के 30,000 तक आपको इसमें सैलरी मिल सकता है। उसके बाद अगर बैचलर करते हैं, जिसको बैचलर ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर अगर आप करते हैं, तो 25,000 से लेकर के 60,000 तक आपको मिल सकता है। ये आपको फ्रेशर जो रहते हैं, जब तुरंत आप कोर्स करके निकलते हैं, तो उसके लिए ये है। हर एक हॉस्पिटल और कॉलेजेज जो होता है, हर एक हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ये करता है। तो 25,000 से लेकर के 60,000 तक का सैलरी इसमें हो सकता है। अगर आप MSc कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन में अगर आप MSc कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो 50,000 से 1 लाख तक का आपका सैलरी हो सकता है इंडिया में। एंड एब्रोड में अगर आप जाते हैं तो 2 लाख से 5 लाख तक पर मंथ अप्रॉक्स आप सैलरी इसमें ले सकते हैं। अगर आप PhD कर लेते हैं तो उसके बाद सैलरी और 1 लाख से लेकर के 3 लाख 4 लाख तक ये सैलरी बढ़ सकता है, ये अब तक जा सकता है। तो 9 में हम लोग समझने वाले हैं करियर ग्रोथ, यानी करियर किस तरह से इसका ग्रोथ होता है। पहले डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा अगर कोई डिप्लोमा पहले चूज कर सकता है या बैचलर चूज कर सकता है। और डिप्लोमा आप चूज करते हैं तो फिर से आपको बैचलर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो आप बैचलर से अगर स्टार्ट करते हैं तो बैचलर के बाद आप MSc के पास जा सकते हैं। अगर डिप्लोमा करते हैं तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, यानी OT टेक्नीशियन आपको कहा जा सकता है, या एनेस्थेसिया टेक्नीशियन आपको कहा जा सकता है। बैचलर अगर करके आप जाते हैं तो सीनियर टेक्नीशियन आप कहलाइएगा। उसके बाद अगर मास्टर्स कर लेते हैं, सुपरवाइजर्स भी आप कहला सकते हैं, या एज अ ट्यूटर भी आप कह सकते हैं, लेक्चरर भी बन सकते हैं। उसके बाद PhD अगर कर लेते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो इस तरह से होता है। तो इसी को क्या होता है, अभी कभी भी मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि एक्सपीरियंस प्लस स्किल इक्वल टू हाई सैलरी, या क्या होता है कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस है एंड आपके पास उतना स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आपका है
सैलरी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, आप अपना स्किल पे ध्यान होगा, यानी कि आपको थ्योरी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो जाकर के बहुत अच्छा सैलरी आप ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग 10 में बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट का जो जॉब होता है उसका अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग पहले सबसे बात करेंगे। इंडिया में काफ़ी क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में स्कोप इस तरह का देखा जाता है, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको एम्स हम लोग बोलते हैं, उसमें इस तरह का अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें बहुत हाई डिमांड होता है और हाई सैलरी भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में भी आपको देखने को मिलेगा। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में, यानी आर्म फोर्स में भी आपको मेडिकल जो सर्विसेज होता है उसमें भी आपको मिलने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का भी मेडिकल जो कॉलेजेज होता है उसमें भी आपको जॉब लग सकता है। एंड रिक्वायरमेंट्स होता है जैसे कि स्टेट पीएससी होता है, पीएससी में भी इस तरह का स्टेट का जो हॉस्पिटल्स होता है उसमें रिक्वायरमेंट्स होता है। एम्स का रिक्वायरमेंट्स तो होता है, हॉस्पिटल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स करती है, तो ये गवर्नमेंट्स में भी इस तरह का होता है। जैसे एब्रोड स्कोप्स भी इसमें होता है, वो अभी आप जान लीजिए। अगर आप क्या करते हैं, अदर कंट्रीज अगर जाते हैं तो उसमें भी आपको हो सकता है, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर का ही हाई डिमांड है। इस तरह का कोर्स का करने के बाद आपको हाई डिमांड देखने को मिलता है। अगर ये आपको ये क्लियर हो गया तो आप सेकेंड वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।